मस्त स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए डोमेन्स CUT का डोमेन्स लेके आया हूँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक है तुम्हारा भाग 1, आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के एंड तक बने रहना। ठीक है दोस्तों, MCQ क्वेश्चन बताऊंगा, जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठीक है जरूर कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले इससे पहले भी बना चुका हूँ पॉलिटिकल वगैरह पे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट पर मैं बनाऊंगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब वीडियो बनाओ तो फटाफट आपके पास हो जाए। आधे से 1 घंटे में कोशिश करूँगा, 1 घंटे में पहले 1 घंटे से पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। ठीक है दोस्तों, फटाफट करूँगा, ध्यान देना। फर्स्ट बुक है तुम्हारा ये जो भाग 1 है, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, देखो फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की बात होती है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 से 22 में, है ना? 21 से 22 में हुई ना? फटाफट बोलते चलते, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1921 से 22 में हुई। और इसका दूसरा नाम क्या? हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिले। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसका दूसरा नाम। ठीक है दोस्तों, अब सिंधु घाटी में सबसे पुरानी वस्तु कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पाई मुहर, है ना, सबसे पुरानी वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली जानकारी के लिए? तो मृदभांड मिला, आवास, आभूषण, औजार, ये सब हो गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखो आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसका काल निर्धारण क्या है? मतलब क्या, कब खोजी गई, कब आई है अस्तित्व में? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच आई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखो दोस्तों, फटाफट देखो। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था। ठीक है, आगे देखो, है ना। अब यहाँ पे 2 बड़े बड़े नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पावासी निर्वाह के तरीके क्या थे भाई? मछली खाते थे, फल फ्रूट इकट्ठा, जंगल से फल फ्रूट और शिकार करना, इन पर निर्भर थे। अब क्या ये अब अगला क्वेश्चन MCQ, फटाफट देखो कि MCQ में पूछ सकता है ये ऑप्शन देके कि हड़प्पा सभ्यता क्या सिर्फ मांस ही खाते थे? नहीं भाई, अनाज के दाने भी मिले हैं वहाँ से, तो अनाज भी खाते थे। अनाज के दाने में क्या ना क्या मिला? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ये सब मिला है। ठीक है, जिसके अवशेष कहाँ से मिले? गुजरात से मिले। तो ये भी ध्यान रखना कहाँ से इसका अवशेष मिला है। और जानवरों की हड्डियाँ में क्या क्या मिला है? हड्डी, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ मिली है। तो इससे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे खाई जाती होगी। सॉरी। और क्या क्या मिला है? अब भाई खेत जोतने के लिए वहाँ पे बैलों का प्रयोग किया जाता था, ये भी पता चला। और जुते हुए एक तरह से मिट्टी के हल के प्रतिरूप, मिट्टी के हल एक तरह से इसका अवशेष कहाँ से मिले ये पूछा जा सकता है। तो चोलिस्तान और बनावली ये कहाँ पे है? ये तुम्हारा हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मतलब सबूत, जुता हुआ खेत कहाँ पे मिला? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। अब देखो आगे, देखो आगे है शत्रुघ्न नामक से क्या प्राप्त हुआ? अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, मतलब शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, सूखे इलाकों में, जहाँ पे सिंचाई बहुत ज़्यादा पकड़ती होगी। अफगानिस्तान में शत्रुघ्न नामक स्थल से नहर कुछ मिले हैं, नहरों के अवशेष जहाँ पे सिंचाई की जाती थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अच्छा, जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले? यहाँ पे धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अब आगे अवतल चक्की। अवतल चक्की बता दोगे? अवतल चक्की का इस्तेमाल जड़ी बूटियों पीसने, है ना, अनाज को कूटने पीसने। यह किस पत्थर से बनाया जाता था? 1 नंबर का पूछ सकता है। तो ये कठोर कंकरीला बलुआ पत्थर से बनता था। ठीक है, अब आगे मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी मिली? 700, ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग जो आकार में छोटा था, निचला शहर जो आकार में बड़ा था। दुर्ग जो ऊंचाई पर बनाया गया था, निचला शहर जो नीचे बनाया गया था। ठीक है, दुर्ग में शासक निवास करते थे, निचला शहर में जनता निवास करती थी। दुर्ग को चारों तरफ से किलेबंदी से घेरा गया था, जबकि निचला शहर के सिर्फ खेतों को घेरा गया था ताकि सुरक्षा हो सके फसल की। ठीक है दोस्तों, हो गया। आगे देखो, आगे क्या है? आगे भाई हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो एक नगर नियोजन पद्धति थी, बिल्कुल थी भाई। वहाँ पे नगर एक तरह से प्री प्लान बना के, योजना बना के वहाँ पे विकास किया गया था। ठीक है, योजना बना के वहाँ पे क्या था? योजना बना के वहाँ पे वो किया गया था ना, क्या? अरे ये घर का निर्माण, नालों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, खास विशेषता। ठीक है, जल निकास प्रणाली वहाँ पे कैसी थी? अच्छी थी, नगर पद्धति।
वहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ग्रिड पद्धति में थी। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा ना। अब आगे देखो और क्या है, छोड़ना नहीं है कुछ भी दोस्तों। ठीक है, हर घर में आंगन मिला। दुर्ग में सबसे बड़ी संरचना कौन कौन सी मिली है? विशाल स्नानागार और माल गोदाम। माल गोदाम नीचे से ईंटों से और ऊपर से लकड़ी से जो संरचना बनी हुई थी। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे शवाधान की विशेषता क्या है? शवाधान मतलब ये लोग विश्वास, शवाधान सबको दफनाते समय, शवाधान ये कहाँ से मिला? हड़प्पा के क्षेत्रों से मिला इसकी अवशेष। तो यहाँ पे क्या था कि भाई शव को दफनाते समय, सबको जो दफनाया जाता था इनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं, गहने, बर्तन, ठीक है, कपड़े दफनाए जाते थे उनके साथ, मर वो लाशों के साथ ताबूत में, क्योंकि हड़प्पा वासियों का मानना था कि भाई मरने के बाद भी इसका उपयोग करते होंगे। ठीक है, आगे देखो, विलासिता की वस्तुओं की खोज जो हुई उसमें एक उदाहरण है फ्रांस। फ्रांस क्या था? एक मिट्टी का पात्र जिसका तरल पदार्थों को ढोने के लिए किया जाता था, मदिरा वगैरह को रखने के लिए। और क्या है, ये किससे बनाया गया था? घिसी विरोध और बलुआ पत्थर वगैरह से, बलुआ और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से। और भाई शिल्प उत्पादन के बारे में क्या बताया? शिल्प उत्पादन हैंडक्राफ्ट लोग जो हाथ से कार्य करते हैं, हाथ से चीज़ें बनाते हैं, शिल्प कार्य, मन के बनाना, संख की कटाई करना, ये सब कार्य किए जाते थे वहाँ पे। एक नंबर के पूछ सकते हो ऑप्शन में चाहे टिक मार्क में। तो धातुकर्म, मुहर, ये सब बनाना शामिल था। मन के बनाने की वहाँ पे प्रयुक्त सामग्री, मन के बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा माल लगता था? सेलखड़ी नामक पत्थर और क्वार्टेज, स्वेटेज, जस्पर और सेलखड़ी पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, शंख, ये सब बनाया जाता था। ठीक है, अब भाई मन को क्या कार कैसे होते थे? गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा भाई, और सबसे ज़्यादा शंख कहाँ से मिले? नागेश्वर, बालाकोट, गुजरात में। ठीक है, ये पूछ सकता है। आगे देखो फटाफट देखो दोस्तों, नीले लाजवर्द पत्थर मणि, नीले लाजवर्द मणि कहाँ से मिला? शोतरगई, कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, जो सबसे कीमती माना जाता है। और मेसोपोटामिया ये हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से आयात करते थे? खेतड़ी अंचल, मतलब राजस्थान। ठीक है, आगे देखो फटाफट देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो एक तरह से व्यापारिक संबंध मिलता है किन देशों के साथ? किन देशों के साथ मिलता है? अरब देशों के साथ। अरब देशों में क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये ओमान से कैसे पता चलता है भाई? ओमान के साथ, ओमान में हड़प्पाई एक मर्तबान मिला, मतलब हड़प्पा का एक बर्तन मिला, मिट्टी का बर्तन जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ी होती थी। ठीक है, तरल पदार्थों को ढोने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। आगे देखो भाई, देखो आगे देखो, आगे है तुम्हारा ये लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता क्या है? एक रहस्य लिपि, मतलब चित्रात्मक लिपि थी, और ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, अब अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी तो, और ये किससे? दाईं से बाईं ओर लिखे जाती थी, मतलब जैसे हम लिखते हैं, हम इधर से लिखते हैं तो इसका अपोजिट, जैसे हम लिखते हैं ना उसका अपोजिट मान लो, दाई बाई, बाई से दाई, ऐसे भूल जाओगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है? बाट का इस्तेमाल कैसे होता था भाई? मन को उसको तोलने के लिए चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। बाट किससे बनाया जाता था? समझ में आ गया ना? आगे देखो, जल्दी देखो भाई। अब भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत पतन के कारण तो बाढ़ का आना, भूकंप का आना, सूखा पड़ना, नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, ये सब हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज बता दिया कब हुआ। अब कनिंगम क्या, कौन था भाई? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल ये था। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर था ये। ठीक है, और क्या रह गया इसमें? और इसमें रह गया, देखो क्या रह गया? हड़प्पाई मुहर में किसकी विशेषता मिलती है? एक सिरंगी हिरन। एक सिरंगी मतलब एक सिंग वाला हिरन, और वहाँ पे मान्यता थी कि जो जिसको दिख जाती थी एक सिंग वाला, उसके लिए एक तरह से भाग्य खुल जाता था उसका। आगे देखो और क्या है? अच्छा, मेन चीज़ तो रह गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों ने की। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। समझ में आ गया? अच्छा, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1924 में। किसने की घोषणा किसने की खोज की? जॉन मार्शल ने की। आगे देखो, आगे और क्या रह गया? और बाकी जो भी इससे क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, समझ लेना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन कौन बने? 1944 में एक नंबर का पूछ सकता है, तो
E.M. व्हीलर। ठीक है, आगे देखो। एक श्रृंगी तो वही एक सिंग वाला हिरन जानवर। अच्छा, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देवी देवता की पूजा करते थे? एक मार्त देवी थी और दूसरा एक आदिशिव, इनकी पूजा करते थे। मतलब शिव जी को लिंग के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, ये पूछ सकता है। और इसका वर्णन हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों, रुद्र नामक देवता का इसमें वर्णन मिलता है। और क्या रह गया? पशुपति। पशुपति मतलब ऋग्वेद में एक पशुपति का वर्णन मिलता है, मतलब जानवरों के स्वामी, नाम से पता चल रहा है पशुपति। ठीक है, हो जाएगा। और बाकी समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के वासी किस धातु से अनजान थे? लोहा। ठीक है, लोहा से अनजान थे वो लोग। हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चैप्टर 2 करते हैं इसका। फर्स्ट तो हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है तुम्हारा? राजा किसान और नगर। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ना तुम पढ़ोगे जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। अब इसने कौन से दो भाषाओं का अर्थ निकाला? आता ही आता है, शायद पूछ ले। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, यही है। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, अब अभिलेख तो कठोर सदा पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अगला क्या है? जनपद। जहाँ पे देखो, जनपद और महाजनपद क्या होता है? जनपद छोटा होता है, जनपद देखो, जनपद, जन यानी लोग, पद यानी पांव। जहाँ पे कोई जन कबीला या कुल पांव रखता, मतलब कोई बसता है, तो उसे बोलते हैं जनपद। ठीक है। और महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य। महाजनपद बड़े बड़े राज्य जो 6ठी शताब्दी में बनकर उभरे। ठीक है, तो जनपद मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं, बस खत्म। जनपद छोटा, महाजनपद बड़ा। और ये कब उभरा? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, क्लियर है। इनकी संख्या कितनी थी? 16 थी ना। इसमें प्रमुख कितने थे? 7 प्रमुख कौन कौन से है? वो है तुम्हारा वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। और इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा दोस्तों? मगध की राजधानी राजगाह का है बिहार में। राजगाह शब्द का अर्थ क्या है? राजा का घर। नाम से पता चल रहा है ना, राजगाह। अच्छा, अब आगे देखो, राजगाह हो गया राजा का घर। अब कहता है भाई सबसे प्रसिद्ध महाजनपद मगध। प्रसिद्धि के कारण क्या थे भाई? इसके पास आसपास जंगलों का होना, हाथी आसानी से मिल जाता था, लड़ाई में काम आता था। और खाद्यान्नों का होना, हथियार बन जाता था। नदियों का होना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी वजह से भरपूर मात्रा में उपजाऊ होती थी। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, आगे बढ़ो दोस्तों, छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। आगे देखो, शासकों के लिए कहता है कि शासकों के लिए वैध उपाय संपत्ति जुटाने का वैध उपाय माना जाता था। क्या भाई? शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था। और क्या क्या है कि संपत्ति जुटाने का वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना, धन इकट्ठा करना, ये सब था, है ना। और अच्छा, ये जो थे सेना कहाँ से नियुक्त किया जाता था? कौन से वर्ग से? कृषक वर्ग से। ठीक है, इन बात का ख्याल रखना। अब मगध कहाँ है? आधुनिक बिहार में। बिहार का पुराना नाम पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया गया था पटना को। हाँ जी, ठीक है जी। मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ? मगध का। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में। एक नंबर कहाँ आ सकता है? कहाँ से कहाँ तक फैला था? पश्चिम में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक भारत का अशोक सम्राट। ठीक है, कलिंग युद्ध कहाँ पे लड़ी थी इसने? उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए कितने राजनीतिक केंद्र थे? 4 और 1 प्रमुख। तो 4, एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, और 4 तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी यानी सोने का पहाड़। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, हाँ भाई। अच्छा, अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के बारे में लिखवाया, अपने बारे में ना लिखवाकर। अभिलेख में, अभिलेख किसकी चर्चा देता है? जो इसको छपवाता है, जो बनवाता है। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए
मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए 6 उप समिति और एक उप समिति का गठन किसने किया था? मेगास्थनीज ने। ठीक है ना, हो जाएगा। आगे देखो, अशोक ने अपने धर्म प्रचार में क्या कहा भाई? बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति सेवक दासों का व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब हो जाएगा। चलो भाई, हो जाएगा। आगे क्या है? और आगे है, हाँ भाई, सरदार और सरदारी। सरदार कौन होता है? एक शक्तिशाली व्यक्ति, है ना, जो वंश के आधार पर चलता रहता है, और ये अपने कबीले के सरदार होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? हाँ, अनुष्ठान का संचालन करता है, युद्ध के समय नेतृत्व करता है, विवादों को सुलझाता है। यही है। और क्या क्या है? और आ जाओ पेज नंबर 36 पे आ जाओ। 36 पे क्या बताया गया? ये बताया गया कि भाई कौन कुषाण सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने, है ना। और क्या क्या है? देवपुत्र की उपाधि किसने लिखाई? कुषाण शासकों ने लगाई। ठीक है दोस्तों, देवपुत्र की उपाधि कि भाई हम देव के पुत्र हैं। और देखो मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र मतलब सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, हो जाएगा ना। करते रहो। फिर उपज के बढ़ने के तरीके, 6वीं शताब्दी में बढ़े, उपज के तरीके में बदलाव आया। हल का जगह ये लोहे का फाल प्रयोग किया गया, और सिंचाई का प्रयोग किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग किया गया। अच्छा, सुदर्शन झील कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, करते रहो। और क्या क्या रह गया? गृहपति कौन होता है भाई? घर का मुखिया होता है। हाँ, घर का मुखिया, जो बच्चर नौकर दास सब पर नियंत्रण बना रहता है, भूमि जानवर सब पर। मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ठीक है, हाँ। और क्या क्या है? देखो फटाफट देखो, जल्दी। देखो क्या छूट रहा है। हाँ, देखो महाजनपद की राजधानी। हाँ, हो गया। महाजनपद की राजधानी देख लेना एक बार। और देखो धनात्मक अभिलेख किसे कहते हैं? मतलब ऐसा अभिलेख जो दान का विवरण देते हैं, जिस पर दान लिखा होता है। ठीक है, जो दान के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, मालाबार तट किधर है? केरल के साइड वहाँ पे स्थित है। और हाँ, देखो क्या क्या है। और मुद्रा शास्त्र हो गया। हाँ जी, हो गया। आगे देखो, आगे अभिलेखों का अर्थ। देवना प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। इनका अर्थ पूछा जा सकता है कि 1 नंबर में। ठीक है दोस्तों, फटाफट देखो। चलो, ये खत्म। अब आ जाओ इधर 3rd चैप्टर पे। 3rd चैप्टर में देखो क्या क्या है। जो तुम्हारा बंधुत्व जाति वर्ग है, बंधुत्व जाति जो वर्ग है, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों चली? 18 दिनों तक। किसके बीच? 2 भाइयों के बीच, 2 चचेरे भाइयों के बीच, 2 बांधव, 2 दलों, कौरव पांडव के बीच। भूमि और सत्ता को लेकर चली। किसके बीच? भूमि सत्ता को लेकर। ये सारी बातें ध्यान रखना। और उसमें विजय कौन रहा? पांडव विजय हुए ना। हाँ, पांडव विजय रहे। पितृवांशिकता, मातृवांशिकता। पितृवांशिकता मतलब ऐसी वंश परंपरा जो पिता से चलती है। मातृवांशिकता जो माता से संबंध हो। ठीक है, कुल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जाति के लिए, परिवार के लिए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार हुआ? 1919 में। किसके नेतृत्व में? वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में। ठीक है, ये। और क्या क्या है? देखो और हाँ भाई, विवाह के प्रकार। देखो, हाँ देखो, बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। बहुपत्नी में क्या होता है? एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, और बहुपति प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होती है। ठीक है, हाँ। और आगे देखो विवाह के नियम। गोत्र पता है ना? एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। हाँ, एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। और इसके नियम क्या थे? एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है, और इस ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, और इसके नियम क्या थे? कि भाई
गोत्रों के 2 नियम थे कि भाई स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति को गोत्र मिलता था विवाह के बाद, और एक ही गोत्र में ये आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये है, ये 2 हो गया। अच्छा, मनुस्मृति जिसका संकलन मतलब कब हुआ, ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हो जाएगा। अब आगे देखो, विवाह के टोटल प्रकार कितने थे मनुस्मृति के अनुसार? 8 प्रकार थे, ठीक है, जिसमें से 4 का जिक्र मिलता है। और देखो बहुपत्नी प्रथा को कौन मानने वाला था? सातवाहन राजा, है ना, ये सब मानते थे। अच्छा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने वर्ग मिलते हैं? कितने वर्ण? 4 वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, इनके कार्य देख लेना, कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण, ठीक है ना, कर्म वाइज बता दिया हूँ। तीनों वर्णों की उच्च सेवा कौन करता था? कमेंट सेक्शन में बताना। ये आगे देखो, और क्या क्या है, बताओ और क्या क्या रह गया, जल्दी देखो, पलटो पेज पलटो जल्दी। मलेच्छ किसे कहते थे? हाँ वही, ठीक है, हो जाएगा ना। आगे देखो, मनुस्मृति, मनु ऋषि, मनु की रचना किसने कर दी? मनु ऋषि ने। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य मिलते हैं। चंडालों के कर्तव्य कहाँ पे मिलते हैं? चंडाल किसे कहते हैं? जो मरे हुए की अंत्येष्टि करता है, मतलब उनको जलाने फैलाने का काम करता है, जिनका कोई सगा संबंध नहीं होता, फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में वर्णन कौन? चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा का कहना था कि स्पृश्यों को सड़क पर चलने के लिए करताल बजाकर भोंपू सूचना देनी पड़ती थी एक तरह से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना नाम। आगे देखो मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का संपत्ति का मालिक आना किससे होता था? बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र, है ना। आगे देखो, फटाफट पढ़ लेते जाओ दोस्तों। अच्छा, उपदेशात्मक शब्द का अर्थ क्या है? उपदेशात्मक मतलब उपदेश वाला पाठ, उपदेश, है ना, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब वो लड़खड़ा गए थे तो श्री कृष्ण जी ने विशाल रूप धारण करके उपदेश दिया था महाभारत का, भगवत गीता जिसे कहते हैं। अच्छा, भाट सारथी कौन था? भाट सारथी का दूसरा नाम सूत, है ना, सूत। ये क्या करता था भाट सारथी? महाभारत के मूल रचयिता, मूल कथा के रचयिता, ठीक है, भाट सारथी। ये क्या करता था? युद्ध में जाता था और विजय जो होते थे उनके बारे में लिखता था ये, ठीक है। आगे बढ़ो फटाफट। महाभारत की विषय वस्तु कितने पार्ट में बटी है? 2, आख्यान और उपदेशात्मक, ठीक है। आगे आ जाओ आगे। अच्छा, हस्तिना नामक गांव के उत्खनन किसने कराया? हस्तिनापुर नामक 1951-52 में करवाया। किसने? बीबीलाल मेरठ ने। बीबीलाल ने मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर गांव, उसने खुदाई करवाई वहाँ पे, ध्यान रखना, ये दे देगा शायद। अच्छा, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी रही? तो वो रही द्रौपदी का पांडवों से विवाह, जो 5 पांडवों से विवाह हुआ था, ठीक है। आगे आ जाओ, चौथे चैप्टर पे आ जाओ फटाफट, जल्दी देखो दोस्तों, टाइम नहीं है, आ जाओ जल्दी। चौथा चैप्टर जो तुम्हारा किस पे है? बताओ। स्तूप पे, बिल्कुल सही। देखो स्तूप, तो 2 तरह के स्तूप है यहाँ पे, है ना, स्तूप 2 स्तूप है। एक कहाँ पे है? सांची का स्तूप है, दूसरा अमरावती। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अमरावती कहाँ पे है? यहाँ से अमरावती, यहाँ से आंध्र प्रदेश, हो जाएगा। बच कौन गया? ये बच गया, ये नष्ट हो गया, क्योंकि इसकी खोज मान लो पहले हुई थी एक तरह से। इसको बचाने में भोपाल के बेगमों ने, शाहजहाँ बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इसको बचाने के लिए बहुत तरह तरह के कार्य किए, ठीक है, अनुदान दिया, समय पर रख रखाव किया, हो जाएगा। आगे देखो, जॉन मार्शल ने इस पर किताब लिखी थी, वो इसको सौंप दिया, ठीक है दोस्तों। इसको लेने के लिए कौन कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे ना, हाँ। अच्छा, सांची का कौन सा स्तूप पूर्वी तोरण द्वारा सबसे खड़ा बेस्ट हालत में मिला था, उसको ले जाना चाहते थे। आगे देखो फटाफट देखो, यज्ञों की परंपरा किसमें मिलती है? देखने को ऋग्वेद में मिलती है, सबसे पुरानी वेद,
ये कब संकलित हुआ, मतलब कब लिखा गया, एक तरह से 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। आगे देखो, देखो देखो जल्दी जल्दी देखो। बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, 3 टोकरियाँ। इसमें क्या था, विनय पिटक और सुत पिटक और अभिधम पिटक। इसमें कौन से में बुद्ध की शिक्षा है, सुत पिटक में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जैन धर्म के एक सूत्र संस्थापक कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए देख लेते सारे स्थान। गौतम बुद्ध ने जन्म कहाँ पे लिया, लुम्बिनी। ठीक है, और प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी, और निब्बान कहाँ पे प्राप्त की, कुशीनगर मतलब मृत्यु। ठीक है, और शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की, बोध गया। हो जाएगा ना, तो इनमें से एक आ दे सकता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर हो जाएगा। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानते, जैन धर्म मानते हैं। बौद्ध धर्म कहते हैं भैया संसार को मानव ने बनाया, जैन धर्म वाले कहते हैं कि संसार को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, जैन धर्म के साधु 5 व्रत करते हैं, हत्या ना करना, चोर नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह ना करना। हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, कबीले के सरदार का बेटा था ये। ठीक है, जैन महावीर स्वामी 23वें शिक्षक थे, तीर्थकर थे। ठीक है, आगे देखो, जैन धर्म का कहाँ विस्तार हुआ, कौन कौन सी भाषा में, तो प्राकृत जो पुरानी भाषा, संस्कृत, तमिल, इन भाषाओं में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेकिन फैला कौन सा, बौद्ध धर्म, है ना। आगे देखो, कौन से दर्शन के अनुसार विश्व नित्य है, मतलब लगातार बदल रहा, बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, भगवान होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता, ये कौन कहता है, वही कहता है। आगे आ जाओ। स्तूप किससे बनाए जाते थे, स्तूप एक पवित्र स्थल होता है। टीला, टीला मतलब संस्कृत में इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्तूप बुद्ध और जैन धर्म के प्रतीक के रूप में माना गया। इसका कहाँ पे मिलता है, अशोकावादन में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें सुरक्षित रखा गया है। स्तूप कैसे बनाए जाते थे, तो अशोक ने सबसे ज़्यादा इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, जगह जगह स्तूप बनवाया। बौद्ध से जुड़े हुए नाखून, बाल, केस, ठीक है, इनसे। और आगे देखो, 1796 में अमरावती की एक तरह से खोज हो गई थी। और क्या क्या है, आगे देखो, सांची की खोज कब हुई थी, 1818 में। ठीक है, आगे देखो, आगे 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 आ जाओ। शालभंजिका कौन थी, शालभंजिका एक मूर्ति थी जो बौद्ध धर्म में आए। ये बौद्ध धर्म में मतलब एक तरह से एक सुंदर स्त्री की कलाकृतियाँ थी एक। और क्या, आगे देखो, आगे देखो, देखो फटाफट। महायान और हीनयान, महायान जो मानते हैं, हीनयान जो नहीं मानते। ठीक है, बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हुए मृत्यु के बाद। आगे देखो, आगे फटाफट देखो दोस्तों, सोना नहीं है भाई। हाँ देखो, वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णववाद जो विष्णु जी को मानते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, और शैववाद जो शिव, नाम से पता चल रहा है, शैववाद जो शिव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, आगे देखो, पहले के मंदिर कैसे बनाए जाते थे, एक चौकोर कमरे के जैसा बनाया जाता था, उसमें गर्भगृह होता था। ठीक है, जिसमें सामने का दरवाज़ा खुलता था, सामने मूर्ति रखी होती थी। हो जाएगा। पहले के मंदिर किस टाइप में होते थे, एक घर के जैसा, चौकोर कमरे के टाइप में। और अब मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, त्रिभुजाकार का। ठीक है, आगे देखो, आ जाओ आगे देखो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। आ जाओ, एक तरह से चैप्टर ख़त्म दोस्तों। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो, अच्छा मठ वाला चलो ख़त्म ही है। अब अगर इसे कुछ समझ में ना आया तो पूछ लें जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसके अगले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले पॉलिटिकल भी, हिस्ट्री, जियोग्राफी तीनों बना दूंगा इस पर। ठीक है, पॉलिटिकल भी बना दिया हूँ, और भाग 2 पे भी बना दूंगा, हिस्ट्री का भाग 3 पे बना दूंगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट पे बना दूंगा, हिस्ट्री, पोल, जियो, लिख लेना।
और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि जैसे बना फटाफट आप तक पहुंच जाए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।